अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। डॉक्टर अली रज़ा। तो आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में। तो ये कितनी कॉमन है और घरों में और लोगों को और फीमेल्स को और बच्चों को कितना मुतासर करती है, उनकी लाइफस्टाइल पे, उनकी जो मॉर्बिडिटी है उसको किस तरह मुतासर करती है, उस पर हम बात करेंगे। तो 1 बिलियन लोग हैं दुनिया में जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी। आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने लोग हैं दुनिया में जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब जो विटामिन्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक विटामिन्स हैं जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी है, और दूसरे विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, जैसे विटामिन ए है, डी है, ई एंड के है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं जैसे बी कॉम्प्लेक्स है और सी है, ये अगर आप ज़्यादा भी खा लेंगे तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा भी ले लेंगे एज अ सप्लीमेंट तो कोई इशू नहीं है। ये एक्स्ट्रा जो होते हैं वो यूरिन में एक्सक्रिएट हो जाते हैं और आपकी बॉडी में जमा नहीं होते। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जैसे कि विटामिन डी है, ये अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो क्या होगा, आपको इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है और उसके सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए आप बेहतर है, अगर आपको जो मैं अलामात बताऊंगा बच्चों की अलग और बड़ों की अलग, तो वो अगर हैं तो आप बेहतर है डॉक्टर से कंसल्ट करें या प्रॉपर अपना जो विटामिन D3 का जो टेस्ट होता है वो करवाएं और उस हिसाब से जो है वो आप ट्रीटमेंट लें। अब विटामिन डी जो है, इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स या 10 माइक्रोग्राम्स है टू मेंटेन द हेल्दी बोन्स। अब ये कैसे, ये हड्डियों को मजबूत करता है। अब विटामिन डी जो है ये डायरेक्टली हड्डियों को मजबूत नहीं करता, इसकी अपनी एक लंबी कहानी है। जब हम इसकी मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हम जाहिर बात है इसकी डिफिशिएंसीज के काजेज़ भी समझेंगे अभी, तो बेहतर है कि थोड़ा सा ओवरव्यू ज़रूर दे दें इसके फंक्शंस के बारे में, एक्चुअल जो फंक्शन है बॉडी में और इसकी मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको। अब होता क्या है कि ये जो स्किन है, जिल्द है, ये जो जिल्द के अंदर एक प्रिकर्सर मौजूद है एडिपोज में, उसका नाम है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। अब जैसे ही सूरज की रोशनी उसको लगती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कोलीकैल्सिफेरॉल में या विटामिन D3 में। अब ये जो विटामिन D3 है ये आप समझ लो एक्टिव है या फ्री फॉर्म है। अब ये विटामिन D3 या कोलीकैल्सिफेरॉल जाएगा लिवर में या जिगर में, वहाँ पे इसकी कन्वर्जन होगी 2,5 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में। और जो हम टेस्ट भी करते हैं वो मोस्टली 2,5 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट करते हैं और उसके वैल्यूज़ के हिसाब से हम डेफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी लेबल करते हैं, ठीक है। अब ये जिगर के बाद ये किडनीज़ में जाएगा और जब ये किडनीज़ में जाएगा तो ये वहाँ पे कन्वर्ट होगा 1,2,5 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में और कैल्सीटेरोल में। और ये एक्चुअल एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का। और इसने क्या करना है, इसने जाना है गट में, आंतों में, वहाँ से जो फूड में कैल्शियम आ रही है उस कैल्शियम को पकड़ेगा और उसको ब्लड में डाल देगा। और किडनी में जो एक्सेसिव कैल्शियम फॉर एग्जाम्पल अगर यूरिन में जो एक्सक्रिएट होनी है उसको वहाँ से ये रिएब्जॉर्ब करेगा और ब्लड में डालेगा और वहाँ से ये धकेली जाएगी बोन्स के अंदर। और कैल्शियम जो है वो हड्डियों को या बोन को स्ट्रांग करती है। अगर विटामिन डी की कमी हुई तो अल्टीमेटली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी गट से या किडनी से रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी और नतीजे में सीरम कैल्शियम कम होगा और बोन की डीमिनरलाइजेशन होगी और बोन आपके वीक होंगे और उसकी नतीजे में जो अलामत आएंगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब विटामिन डी की जो कमी है या विटामिन D3 की जो कमी है अगर बच्चों में हो जाए तो ये एक डिजीज़ काज करती है, उसका नाम है रैकेट्स। अगर विटामिन डी की कमी ये बड़ों में हो जाए, अडल्ट्स में हो जाए, तो ये एक डिज़ीज़ करती है, उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। दोनों की हम ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे और दोनों की हम जो है वो अलामत भी डिस्कस करेंगे। अब आएंगे बच्चों की जो है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी अगर बच्चों में हो जाए, जिसको रैकेट्स बोलेंगे, उसकी अलामत या सिम्टम्स क्या होती हैं। ज़्यादातर क्या होता है, क्लिनिक में हमारे पास जो बच्चे आते हैं मोस्टली माएँ लेके आती हैं, डॉक्टर साहब ये 2 साल का हो गया है तो हाले चलता फिरता नहीं पिया। तो डिलेड वॉकिंग, जो विटामिन डी डिफिशिएंट या रैकेट्स के बच्चे होते हैं वो
चलते फिरते नहीं हैं, यानी कि सही से चल फिर नहीं सकते, सही से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, सही से वो चेयर पे बैठ के या उठ नहीं सकते, ठीक है। ये उनमें अलामत, और उनका वेडलिंग गेट होता है, यानी कि जो चलने का जो गेट का, यानी कि चलने का जो पैटर्न है वो उनका चेंज होगा। वो क्यों होगा? प्रॉक्सिमल जो मसल है वो उनके वीक हो जाते हैं, इसकी वजह से उनका जो गेट है वो चेंज हो जाती है। अब मैं सिम्टम्स ये आपको सारी अलामात बताऊँ। तो वो 2 साल का बच्चा आ गया, अब वो सही तरह चल फिर नहीं सकता। हमने और चीज़ें देखी, और रैकेट्स की चीज़ें देखते हैं, फिर हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, और फिर हम रिप्लेसमेंट थेरापी हमने की है बच्चों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सही चल फिर पा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। अब जो है वो रैकेट्स की और भी सिम्टम्स होती हैं। मिसाल के तौर पर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। कौन सी स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं? पहले नंबर पे होता है पिजियन चेस्ट, यानी कि ये जो स्टर्नम है, ये चेस्ट बोन है, ये बाहर निकल आता है। और रिकेट्स रोजरी, ये जो रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, उसकी जो एंड होती है वो इनलार्ज हो जाती है, और जो पीछे स्पाइन है वो बाहर निकल आता है, उसको काइफोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी क्लिनिकली जब भी आप किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए या चेस्ट आस्कलेट करते हैं, या वैसे बेबी को जब आप चेक करते हैं, तो अगर उसकी हड्डियां ज़्यादा बाहर निकली हुई हों तो आप सस्पेक्ट करेंगे कि उसमें विटामिन डी की कमी है। उसके अलावा बोइंग ऑफ लेग्स होगी, जो टांगें हैं वो ऐसी हो जाएंगी, बोइंग ऑफ लेग्स, यानी कि ऐसी ऐसी टांगें ना ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसी हो जाती हैं। और बोन पेन होगी। अब बच्चा है, वो बड़ा बच्चा तो बता सकता है आपको कि भाई हड्डियों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, रात को टांगों में दर्द होती है, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो दर्द होती है। लेकिन छोटा बच्चा नहीं बता सकता। अगर छोटे बच्चे में विटामिन डी की कमी है, रैकेट्स है, तो उसमें जब हम उसकी हड्डियों को दबाएंगे तो वो रोएगा। इसको टेंडरनेस, यानी कि बोन के अंदर टेंडरनेस होती है। तो ये जो रैकेट्स की एक और अलामत है रैकेट्स की ज़रूरी, कि अगर एक बच्चा है जो विटामिन डी डिफिशिएंट्स है, जिसको रैकेट्स है, उसको दांत जो है, टीथ जो हैं, उनकी फार्मेशन डिलेड हुई, यानी कि लेट होगी, यानी कि जल्दी दांत नहीं बनेंगे उन बच्चों को जिन बच्चों को विटामिन डी 3 की कमी है। उसके अलावा और क्या होता है? जो कद होता है, जो जो शॉर्ट स्टेचर, यानी कि छोटा कद होता है उन बच्चों का, अगर वो विटामिन डी 3 डिफिशिएंट होते हैं। तो अगर आपने टाइमली उनकी विटामिन डी 3 की रिप्लेसमेंट दी तो उनका कद बढ़ सकता है। लेकिन अगर टाइमली आपने, जब तक डेवलपमेंट हो रही है उस दौरान आपने उसको ना डायग्नोस हुआ, ना डॉक्टर के पास किया, ना D3 मिला, तो उसकी वजह से परमानेंटली उसका कद छोटा रह सकता है। तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं ये रिकेट्स की हैं। अब आ जाएंगे हम उस जो मलेशिया जो है उसकी कौन सी सिम्टम्स है। अब एक है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बच्चों में भी हो सकता है, रैकेट्स में भी हो सकता है, और बड़ों में भी हो सकता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं? क्या होता है कि हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड द कैल्शियम, और नतीजे में बोन वीक होते हैं। तो वो बच्चा अगर सीढ़ियों से गिरेगा या थोड़ी सी चोट लगेगी तो उसकी हड्डी टूट जाएगी, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा। यही सिम्टम बड़ों में, यानी कि ऑस्ट्रोमलेशिया के पेशेंट में अगर वो विटामिन डी 3 डिफिशिएंट हैं तो उनके बोन वीक होंगे। अगर उनको थोड़ी सी चोट लगेगी तो उनकी हड्डी टूट जाएगी, यानी कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा एक। दूसरा मस्कुलर पेन होगा, बॉडी में, जिस्म में दर्द होगा, थकावट होगी। उसके अलावा जो है वो लॉन्ग बोन्स में पेन होगा, हड्डियों में दर्द होगा, हिप बैक में मोस्टली उनको दर्द होता है बड़ों को। उसके अलावा लो कैल्शियम की सिम्टम्स आती हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा अरसा रही और कैल्शियम भी सीरम में कम हो गया तो क्या होगा? कौन सी सिम्टम आएंगी? एक आती है पेरी ओरल नमनेस, यानी कि यहाँ पे सुन हो जाता है, मतलब महसूस नहीं होता उनको। उसके अलावा वो आपको बताएंगे कि ये जो डॉक्टर साहब ये मेरे बाजू सारे सुन हो जाते हैं, हाथ सुन हो जाते हैं, पैर सुन हो जाते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़ जो है और वो नमनेस हो जाएगी उनकी, और इस फीट या हैंड की स्पाज़म होगी। ये बड़ों की सिम्टम्स हैं। अब डेफिशिएंसी होती क्यों है? आपने जो है वो ऑस्ट्रोमलेशिया की अलामात जान ली, आपने रिकेट्स की
जान ली। अगर हम समझेंगे कि डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन D3 की कमी होती क्यों है, तब हम जो है वो उसको रिप्लेस कर सकेंगे फार्माकोलॉजिकली या नॉन फार्माकोलॉजिकली, वो हम आपको बताएंगे। अब इसमें क्या है कि एक तो ये है कि जो लोग सनलाइट नहीं लेते, मतलब हम जैसे लोग हैं, कमरे में रहते हैं, ठीक है, उसके बाद बाहर नहीं निकलते, क्लिनिक, ऑफिस, हॉस्पिटल, गाड़ी, सनलाइट लेते ही नहीं हैं, तो वी आर डिफिशिएंट ऑफ द विटामिन डी। उसके अलावा वो फीमेल मोस्टली जो घरों में, बंद घरों में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, और बाहर अगर कभी निकली भी तो वो ज़ाहिरी बात है पर्दा करके निकलती हैं, वी रिस्पेक्ट दैट, और हर चीज़ जो है वो ढांक के बाहर जाती हैं, तो सनलाइट लगती ही नहीं है, तो स्किन से तो विटामिन D3 बनने को रहा। अब दूसरा होता है डाइटरी डिफिशिएंसी, यानी कि जिन खुराक में विटामिन डी होता है अगर वो ही नहीं खाते। अब किस किस खुराक में विटामिन डी होता है? फ़िश में होता है, फ़िश लिवर में होता है, यानी मछली में होता है, बीफ लिवर में होता है, कलेजी में होता है, ठीक है, बीफ की, एग योक अंडे की जर्दी में होता है, मतलब मिल्क, बीफ, फ़िश वगैरह। अगर कोई स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, अब वो चीज़ें ये तो खाएगा नहीं, वो तो विटामिन डी की डेफिशिएंट रहेगा ही रहेगा, तो उसको वो हम विटामिन डी जो है वो डेली मेंटेनेंस डोज भी देते रहेंगे, और डिफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो लोडिंग डोज भी देते रहेंगे। उसके अलावा एक काज ये डाइटरी डेफिशिएंसी हो गया। एक एज रिलेटेड डेफिशिएंसी होती है। एज रिलेटेड डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव होती जाती है, स्लो होती जाती है। 80 साल पे जाके विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म लगभग होती ही नहीं है। तो अगर 80 साल के बूढ़े आपके घर पे हैं तो आप उनको कम से कम 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 डेली दें, ताकि उनकी वो जो रिप्लेसमेंट होती रहे। उसके अलावा और भी काजेज़ हैं, बड़ा एक और काज है, अब आई एम नॉट अ रेसिस्ट, डार्क टोन या डार्क स्किन। वैसे भी मतलब जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ चिट्टी चमड़ी को लाइक किया जाता है, जोक्स अपार्ट। जो डार्क स्किन है वो एक तो वैसे किसी को मतलब वैसे सपनों में टाइप लाइक नहीं होती है। उसके अलावा जो पिगमेंटेड या डार्क स्किन है उसमें मेलाटोनिन जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए किसी की स्किन डार्क होती है। जिसकी ना मेलाटोनिन ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा सांवला होता है, यानी कि ना डार्क होता है। अब डार्क स्किन है अगर किसी की, तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर वो सन एक्सपोजर ले भी रहा है, सनलाइट ऊपर से लग भी रही है, फिर भी जो है वो विटामिन D3 उतना नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मेलानिन होता है उधर। मेलानिन जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के असर को कम करता है, और नतीजे में वहाँ से स्किन से भी विटामिन D3 नहीं बन पाता जो डार्क स्किन है जिनकी, या डार्क टोन है जिनका। अब दो चार और हैं जो कि हम इसीलिए डिटेल में आपको बता रहे हैं, ताकि जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए प्योरली वीडियो, तो हम चाहते हैं कि हम ईच एंड एवरी जो एंगल है इसका जो हम आज कवर करें। तो एक होती है सेकेंडरी रिकेट्स या सेकेंडरी ओस्टियोमलेशिया, यानी कि बचपन में हो गई तो सेकेंडरी रिकेट्स, बड़ों में हो गई तो सेकेंडरी ओस्टियोमलेशिया। उसमें क्या होता है कि विटामिन डी मतलब डी आता है, इनकी डाइटरी डेफिशिएंसी भी नहीं होती, सनलाइट का एक्सपोजर भी सही होता है। क्या होता है कि जो या तो मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़ है, सीरम कैल्शियम की या विटामिन डी की गट से एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब लिवर डिजीज़ है। अब आपको पता है लिवर जो है वो शुरू में मेटाबॉलिज्म आपको बताई कि जो विटामिन D3 है यानी कि कोलिकैल्सिफेरोल है, वो लिवर के पास जाता है तो कन्वर्ट होता है 2,5 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल में। अब लिवर काम नहीं कर रहा तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली एक्टिव जो विटामिन डी है वो नहीं होगा, और अल्टीमेटली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है या फास्फोरस की नहीं होगी। उसके अलावा रीनल डिजीज़ है। अब रीनल ट्यूबुलर डिजीज़ है, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर डिजीज़ है, या रीनल फेल्यूर है, गुर्दे ही नहीं काम कर रहे, तो ज़ाहरी बात है गुर्दे जो हैं वो 2,5 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल को
1,2,5 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल में या कैल्सीटोरॉल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए ये जो है अगर किसी और बीमारी की वजह से ये मसला बनता है, रिकेट्स होती है या ओस्टोमलेशिया होती है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी रिकेट्स या सेकेंडरी ओस्टोमलेशिया। उसके अलावा दो जो हैं वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर हैं, यानी कि मोवर से ही बोल दें कि माँ बाप से आती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। उसमें एक है विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स। विटामिन डी क्योंकि वो शुरू से ही जेनेटिक डिसऑर्डर है तो बचपन में बच्चों में ही शो हो जाएगा। तो विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स ये ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द विटामिन डी वो होते ही नहीं है, बनते ही नहीं अंदर। नतीजे में क्या होता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी नहीं बन पाता और वो अपना काम नहीं कर पाता और रिकेट्स हो जाती है। ठीक है। अब दूसरा जो है वो है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, यानी कि विटामिन डी तो है लेकिन वो वाला काम नहीं हो रहा। अब ये भी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, डिक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ द फास्फोरस फ्रॉम द रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। फास्फोरस जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। इसमें हमें स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इसको हम फास्फोरस और कैल्सीटोरोल से रिप्लेस करते रहते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए विटामिन डी के। अब इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, अब हम कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। जितनी सारी अलामत मैंने आपको बता दी तो ज़ाहिर ज़हन में तो आएंगे कि कौन कौन से भी टेस्ट करवा सकते हैं। तो टेस्ट में ज़ाहिर बात है हम सीरम कैल्शियम करवाएंगे। अब विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली कम आएगा। उसके अलावा हम फास्फोरस का टेस्ट करवा सकते हैं, फास्फोरस भी कम आएगा। हम अल्कलाइन फास्फेटेस का टेस्ट करवाएंगे, बच्चों में रैकेट्स में अल्कलाइन फास्फेटेस बढ़ जाता है। उसके अलावा विटामिन D3 का टेस्ट करवाएंगे, जाहिर बात है वो तो कम ही होगा। ठीक है ना, 30 नैनोमोल पर लीटर से कम होगा या 20 नैनोग्राम पर लीटर से कम होगा। तो इसकी मेजरमेंट जो है वो नैनोग्राम या नैनो मोल लीटर में, और जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट बुक्स में थोड़ी आगे पीछे भी हैं, तो इसलिए। अच्छा, उसके अलावा एक्सरे जो है ना, दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड और पहली इन्वेस्टिगेशन है कि अगर आप अर्ली रिकेट्स को, बच्चों को विटामिन डी की कमी को पकड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आप एक्सरे करवाएं रिस्ट का एक्सरे करवाएं। उसमें क्या होगा, उसमें कपिंग, फ्रेइंग और स्प्लेइंग शो हो जाएगी और आप डायग्नोस कर लेते हैं कि इसको रिकेट्स हो रही है और आप विटामिन D3 देते हैं और आप इसका इलाज करते हैं। अब ये क्या है, ये इस स्प्लेइंग, कपिंग और फ्रेइंग को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है, जो स्पेस होता है रेडियस अल्ना और हैंड के बोन्स के बीच में, वो स्पेस बढ़ जाता है, उसको स्प्लेइंग बोलते हैं। ठीक। उसके अलावा जो इसका बॉर्डर है, फॉर एग्जाम्पल रेडियस और अल्ना का, ये ऐसे मतलब कॉनकेव हो जाता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कपिंग। और उसके अलावा इसके जो फ्लैट जो ये होता है ना, तो ये फ्लैटपन जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम। अब आएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे जो कि है ट्रीटमेंट। मसला ये है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोई गाइडलाइन नहीं है कि भाई बच्चों को कितना विटामिन डी देना है। और मतलब कुछ गाइडलाइंस हैं और कुछ और बुक्स हैं, और बुक्स में भी बड़ा मसला है। मतलब डेविडसन अलग लिख रहा है, कुमार एंड क्लार्क अलग लिख रहा है, ऑक्सफर्ड अलग लिख रहा है, और मुख्तलिफ हमने रेफरेंसेस ट्राई किए हैं, लेकिन जो हमें इजी लगा वो हमने इसका ट्रीटमेंट प्लान बना लिया है। अब बच्चों की बात करेंगे पहले। अगर 12 साल से बड़ा बच्चा है और उसको विटामिन डी की कमी है, ठीक है, तो उसको आप 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट स्टेट देंगे। अब चाइना का 6 लाख का इंटरनेशनल यूनिट का भी टीका आता है, वो आधा आप स्टेट इंजेक्ट कर दें या ओरल एम्प्यूल दे दें, और बाकी जो है उसको आप 600 इंटरनेशनल यूनिट मेंटेनेंस डोज देंगे अनटिल उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने आप दे के फिर आप दोबारा उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और दूसरे नंबर पे आते हैं, अगर 1 से 12 साल के बच्चे हैं और उनको विटामिन डी की कमी है,
तो उनको हम 1.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट स्टेट देंगे, उसके बाद 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट मेंटेनेंस डोज देंगे। अब जो पाकिस्तान में और भी कंपनियां हैं जैसे जैसे स्कॉटमैन है या जो इंड्राब डी आता है, ये सारे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के एम्प्यूल हैं या सॉफ्ट जेल कैप्सूल भी आ रहे हैं। तो अगर 2 लाख का एक है तो अगर मसलन हमें देना है 1.5 लाख, तो हम उस हिसाब से 1.5 लाख देंगे 1 से 12 साल के दरमियान के बच्चों को स्टेट, ठीक, और 600 इंटरनेशनल यूनिट एज अ मेंटेनेंस डोज। और 3 से 12 महीनों के बच्चों को अगर विटामिन D3 की कमी होती है, रिकेट्स होती है, तो उसको हम सिंगल डोज देंगे 50,000 इंटरनेशनल यूनिट स्टेट और 400 इंटरनेशनल यूनिट एज अ मेंटेनेंस डोज। और अगर 3 महीने से भी नीचे का बच्चा है और उसको कमी आती है तो उसको हम 2000 इंटरनेशनल यूनिट फॉर 12 वीक और 400 इंटरनेशनल यूनिट्स एज अ मेंटेनेंस डोज। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बड़ों में यानी कि ऑस्टियोमैलेशिया में हम कैसे ट्रीट करते हैं। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ गई तो हम 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट स्टेट देते हैं, यानी कि 2 लाख वाला टीका है या 2 लाख वाले कैप्सूल है तो वो 3 लगातार दे देंगे। और उसके बाद 800 इंटरनेशनल यूनिट मेंटेनेंस डोज देंगे रोज़ाना के बुनियाद पे, अंटिल उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या जो रीज़न बताए उसके हिसाब से किसी किसी को हमने लगातार भी मेंटेनेंस डोज दे सकते हैं। अब ये सारा था विटामिन डी के बारे में। अब मैं आप मेरे जो जितने व्यूअर्स हैं, ज़ाहिर बात है हम पढ़ी लिखी बात करते हैं, कोशिश करते हैं नॉलेज दें लोगों को, और गुजारिश है और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके घर में कितने लोगों को विटामिन डी की कमी है और वो कितने टीके पीते हैं और कितने कैप्सूल खाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।